दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 19 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने अपने समकक्ष इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल हमास संघर्ष पर बातचीत की और साथ ही समुद्री यातायात की सुरक्षा पर भी अपनी साझा चिंताओं को जाहिर किया। इससे पहले अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड ने भी लाल सागर से होने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन करने की शुरुआत की घोषणा की, जिस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। क्यों इस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की आवश्यकता पड़ी, आज इन फोकस के प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा गजा युद्ध का प्रभाव अब लाल सागर पर भी। लाल सागर की एक सामान्य अवस्थिति आप यहाँ देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वेज कैनाल के माध्यम से ये भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और हिंद महासागर से जोड़ने के कारण इसका एक विशिष्ट व्यापारिक महत्व है। इस क्षेत्र का एक व्यापारिक महत्व ये भी है कि ये एक ऐसे केंद्र पर स्थित है जहां पर 3 महाद्वीपों की अवस्थिति है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। इसलिए इतिहास के किसी भी चरण में आप देखेंगे कि ये क्षेत्र एक संघर्ष का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हाल ही में यमन में सक्रिय हौती विद्रोहियों ने उन व्यापारिक जहाजों को लगातार निशाना बनाया है जिनको वो समझता है कि इजराइल के समर्थन वाले देश हैं। पिछले 4 हफ्तों में लगभग ऐसे 12 व्यापारिक जहाजों को हौती विद्रोहियों द्वारा निशाना बनाया गया है और इसीलिए अमेरिका ने लाल सागर से होने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए इसके नेतृत्व में एक नौसेना बल की घोषणा की है, जिस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी फ्रीडम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम लाल सागर के महत्व को जानें, लाल सागर क्यों महत्वपूर्ण है ये जानें। हम ये भी देखेंगे कि हौती विद्रोहियों द्वारा लगातार लाल सागर से होने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं और क्यों उसे हमास इजराइल हमास संघर्ष में किस प्रकार से वो क्यों समर्थन करता है फिलिस्तीन का। इस संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। साथ ही लगातार कुछ छात्रों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि हमें जो भी प्रोग्राम होता है उसकी पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जाए। इसलिए अब से नियमित तौर पर आपको इन फोकस प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत कि लाल सागर का क्या महत्व है। लाल सागर का एक सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि 3 महाद्वीपों के लगभग केंद्र में स्थित है और बड़े स्तर पर व्यापारिक मार्ग का एक केंद्र बनता है। हाल में अगर आप इसकी अवस्थिति देखें तो लाल सागर की जो लंबाई है वो लगभग 2000 किलोमीटर है और ये स्वेज कैनाल जिसका निर्माण 1869 में हुआ उससे लाल सागर मेडिटेरियन इसके माध्यम से मेडिटेरेनियन सी को हिंद महासागर या कह सकते हैं कि अरब सागर से जोड़ता है। यहां से 1869 में स्वेज कैनाल के निर्माण से यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग की दूरी बेहद कम हो गई, परिवहन लागत बहुत कम हो गई और जिससे हमें एक वाणिज्यिक क्रांति भी देखने को मिलती है। उससे पहले 1869 में इस स्वेज कैनाल के निर्माण से पहले किसी एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार को अफ्रीका से होकर के आना पड़ता था, जिसमें परिवहन लागत भी बढ़ती थी और समय भी ज्यादा जाया होता था। वर्तमान महत्व को देखें तो व्यापारिक महत्व को तो प्रतिदिन इस स्वेज कैनाल के माध्यम से या आप कह सकते हैं कि स्वेज लाल सागर से लगभग 50 व्यापारिक जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं और प्रतिदिन 9.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल प्रवाह यहां से होता है, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 12% के बराबर है। आप इसके महत्व को इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से 2 महासागरों को जोड़ने वाले एक और नहर जिसको हम पनामा नहर के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिकी देश पनामा में जो पड़ती है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, वो वैश्विक व्यापार का केवल 5% कवर करती है, जबकि लाल सागर से होने वाला जो वैश्विक व्यापार है ये टोटल व्यापार का 12% के बराबर है, जो इसके
व्यापारिक महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है। साथ ही इसके एक कोने पर अदन की खाड़ी को लाल सागर से ये छोटा सा जलडमरू मध्य है, जिसको बाबल मंदेब के नाम से जानते हैं। इसी जलडमरू मध्य के ऊपर यमन देश स्थित है, जहां पर हौती विद्रोही सक्रिय है। हौती विद्रोही यहीं पर सक्रिय है, जिनको ईरान का समर्थन मिला हुआ है। और यहीं से हौती विद्रोहियों द्वारा, दरअसल हौती विद्रोहियों ने यमन के उत्तरी क्षेत्र और इसकी राजधानी सना सहित नियंत्रण किया हुआ है। इस संघर्ष को हम जानेंगे। और यहीं से ये व्यापारिक जहाजों को, जो उन्हें लगता है कि इसराइल के समर्थन में है, ऐसे देशों के व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहा है। और पिछले 1 महीने में इसने लगातार इस प्रकार के हमले किए हैं। इसी की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत अमेरिका ने करने की घोषणा की है। सबसे पहले संघर्ष को देखते हैं कि हौती विद्रोही दरअसल इजराइल और हमास संघर्ष में किस प्रकार से फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। दरअसल हौती जो नाम है ये एक जनजातीय नाम है, और इस नाम की वजह से इनको जायदी शिया के नाम से जाना जाता है। जायदी शिया वस्तुतः शियाओं का एक उप संप्रदाय है। जायदी शिया अपने राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद के परिवार की वंशावली को स्वीकार करते हैं, जबकि मध्य पूर्व में वो विचारधारा जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है, मुख्य रूप से सुन्नी सलाफिस्ट विचारधारा मानी जाती है। और ये हदीस या पैगंबर मोहम्मद के संदेशों को स्वीकार करते हैं। इन दोनों में हौती विद्रोहियों को सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान मध्य पूर्व में जो 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी देश हैं, ईरान और सऊदी अरब, इन विचारधाराओं के कारण। तो ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं, और इसके कारण ही यमन में एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत वर्ष 2014 से हो रही है। वो संघर्ष की शुरुआत क्या थी? आप जानते हैं कि 2011 में अरब देशों में अरब स्प्रिंग कहे जाने वाले एक बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई अलग अलग देशों में, जिसकी शुरुआत 2011 में जैस्मिन रिवॉल्यूशन में ट्यूनेशिया से हुई थी। इसका प्रभाव यमन पर भी पड़ा। यमन में इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ा कि वहां सालेह सरकार वर्ष 2011 में गिर गई, और वहां के उपराष्ट्रपति हादी को वहां के उपराष्ट्रपति के हाथ में सत्ता आई। धीरे धीरे यहाँ के उपराष्ट्रपति के हादी के नेतृत्व में जो सत्ता आई, तो जनता की अलग अलग समस्याओं जैसे बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती कीमतों की समस्या और अन्य समस्याओं के कारण, जैसे भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के कारण, इसके खिलाफ भी एक विद्रोह पनप रहा था, जिस समस्या का फायदा हौती विद्रोहियों ने उठाया। हौती विद्रोहियों ने उठाया जिसे ईरान का समर्थन था, और यहां से हादी सरकार को उखाड़ फेंका और यमन के उत्तरी हिस्से के साथ साथ यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद वर्ष 2015 में, ये बात है 2014 की, 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण इस हौती विद्रोहियों को नष्ट करने के लिए एक हमला यमन पर किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी तब से ही ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन हौती विद्रोहियों ने किसी प्रकार से अपना नियंत्रण यहां से नहीं छोड़ा है। अब इजराइल हमास संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई, और उसके बाद आप जानते हैं कि किस प्रकार से ईरान लगातार समर्थन दे रहा है, और ईरान के समर्थन जो हौती विद्रोहियों का है, इसी प्रकार से हौती विद्रोही भी फिलिस्तीन के समर्थन में कह रहे हैं कि हम भी इसमें अपने योगदान के तहत उन व्यापारिक जहाजों को, लाल सागर से होने वाले उन व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना चाहते हैं जो वस्तुतः इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। इसके कारण ये पूरा एक प्रकार का जो जनजातीय और क्षेत्रीय पहचान आधारित संघर्ष था मध्य पूर्व का, इसी के कारण ये जो क्षेत्रीय पहचान के कारण जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता थी, अब फिलिस्तीन के संघर्ष में भी उभर करके सामने आ रही है। यानी क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता फिलिस्तीन को हूती समर्थन को स्पष्ट करती है। अब हम देखते हैं कि इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर तेल व्यापारिक मार्ग है, इसलिए तेल की कीमत बढ़ने की उम्मीद है। और कई कंपनियों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो अपने व्यापारिक मार्ग में तब्दीली कर सकते हैं। जो व्यापारिक मार्ग पहले अफ्रीका से होकर के होता था, उसी व्यापारिक मार्ग को वो अपना सकती हैं। जैसे एक डेनिश कंपनी है मोलर मेयर्स,
उसने घोषणा कर दी है कि वो अपने व्यापारिक मार्ग में तब्दीली करेगी, लाल सागर के बजाय अफ्रीका से होकर के वो व्यापार को संचालित करेगी। उसी प्रकार से ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, इसके अलावा हांगकांग की तेल कंपनी ओओसीएल के द्वारा भी इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं कि वो भविष्य में अपने व्यापारिक मार्ग को बदलने के बारे में सोच रहा है। इस व्यापारिक मार्ग को बदलने से क्या होगा? एक तो समय बढ़ जाएगा। समय कितना बढ़ेगा कि समय किसी भी एक मालवाहक के लिए 10 दिन या उससे ज्यादा का समय बढ़ सकता है, और इससे लॉजिस्टिकल जो लागत है, लॉजिस्टिक्स की जो लागत है वो भी बढ़ेंगी, तो यानी परिवहन लागत बढ़ जाएंगी। साथ ही कुछ बिचौलिए व्यापारिक कंपनियों का, जहाज कंपनियों का ये भी कहना है कि वो युद्ध के जोखिम को देखते हुए एक सरचार्ज भी लगाएंगी, एक अधिभार भी लगाएंगी, जिससे भी व्यापारिक माल की कीमत और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की उम्मीद रहती है। वहीं कुछ कंपनियों का, कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं का यह भी कहना है, क्योंकि तेल प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी, केवल परिवहन का रूट बदला जाएगा, रीरूटिंग की जाएगी, इसलिए ये ऐसा भी हो सकता है कि कच्चे तेल की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन न आए। इस प्रकार की भी संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन इन सब कारणों की वजह से, इन जोखिम को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एक ऑपरेशन की घोषणा की है लाल सागर से होने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। अमेरिका का कहना है कि कुछ देशों ने इसका समर्थन कर दिया है, जैसे कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सेशल्स के द्वारा इसका समर्थन कर दिया गया है। लेकिन उसके दो महत्वपूर्ण सहयोगी देश जो इस क्षेत्र में पहले से समुद्री सुरक्षा हासिल करवाते हैं, जैसे सऊदी अरब और मिस्र, अभी तक इसमें शामिल होने की उन्होंने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन वस्तुतः लाल सागर की एक संयुक्त गश्त करेगा, यानी ये किसी जहाज को व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, बल्कि संयुक्त गश्ती के माध्यम से इस व्यापारिक मार्ग को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, सभी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, यानी एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट होगा। इसका जो समन्वय किया जाएगा वो संयुक्त टास्क फोर्स 153 द्वारा किया जाएगा। ये संयुक्त टास्क फोर्स 153 क्या है? इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी, और वस्तुतः ये लाल सागर, बाबल मंदेब की खाड़ी और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। तो इसी की जो ये टास्क फोर्स 153 है, यही इस ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन का समन्वय करेगी। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, सूडान, यमन या ओमान। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।